जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में जो हमारी भारत में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोग आज आगे पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे। इसमें स्वराज पार्टी का गठन, ठीक पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था स्वराज पार्टी का गठन। उसके बाद में हम लोगों को आज पढ़ना था साइमन कमीशन का गठन। इसके पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो मुख्य रूप से जो असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बाद की घटना जो हुई जिससे असहयोग आंदोलन बंद हुआ, तो वो था चौरा चौरी कांड। ठीक, चौरा चौरी नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। ये घटना कब घटित हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को। और चौरा चौरी घटना घटित होने के पश्चात असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया और फिर कुछ ऐसे नेता थे जो असहयोग आंदोलन बंद करने की वजह से नाराज होकर एक अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। और जब वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। और इसके बनाने में दो लोगों का मुख्य जो इसमें योगदान था, मोतीलाल नेहरू और CR दास, जिसमें CR दास इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। और कुछ समय के पश्चात यानी इनकी मृत्यु हो जाती है CR दास की। उसके बाद ये पार्टी भी जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर जो मोतीलाल नेहरू ये दोबारा से कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। ठीक, तो आगे जो आज हम लोगों को पढ़ना है, एक बार रिवीजन करते हैं। बाबा रामचंद्र का संबंध किससे है? तो बाबा रामचंद्र का संबंध गिरमिटिया मजदूर थे और उन्होंने अवध के गांवों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र अवध के किसानों को संगठित करने के लिए एक अवध किसान सभा का गठन करते हैं। और जब किसान लोग जो गिरमिटिया मजदूर थे वो पूर्ण रूप से जब ये लोग विद्रोह करते हैं और ये लोग जो जमींदार थे उनके महलों पर आक्रमण करते हैं, तो वहां पर जो जमींदार वर्ग के लोग थे उन लोगों के लिए कि ये लोग आंदोलन भी चलाते हैं, नाई धोबी बंद आंदोलन। यानी ये लोग कहते हैं कि ना तो अब ये जमींदारों को नाई यानी उनका जो बाल कटवाने के लिए नाई जाएंगे और ना ही उनके कपड़े को धुलने के लिए धोबी जाएंगे। ठीक, यानी नाई धोबी बंद अभियान भी चला था, वो भी देहात विद्रोह के दौरान हुआ था। ठीक, उसके बाद अल्लूरी सीताराम रज्जू, वो कौन थे? तो ये एक आदिवासी थे जिन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का अलग अर्थ निकालकर इन्होंने विद्रोह किया और इन्होंने गौरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर अंग्रेजों को से संघर्ष में भिड़ गए। ठीक, और उसके कुछ समय से पश्चात जो है अल्लूरी सीताराम रज्जू को पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी हो जाती है और फिर बाद में आदिवासी विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक, उसके बाद में चौरा चौरी का हत्याकांड होता है और उस चौरा चौरी हत्याकांड के पश्चात असहयोग आंदोलन बंद हो जाता है, एक अलग पार्टी बनती है। और ये वो समय था यानी 1919 से लेकर 1931 तक लगभग 10 वर्ष का वो समय था जहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक, अब इस जो है टाइम पीरियड में इस समय में भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का और इन सब का वर्चस्व जो है एक गर्म दल के रूप में जो है एक क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। ठीक, जिसमें भगत सिंह पंजाब से और ये अपना एक जोन है जो एक अलग संगठन बनाते हैं। ठीक, लेकिन उन सब चीजों को हम लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बल्कि हम लोगों को पढ़ना है साइमन कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है। ये साइमन कौन था? तो साइमन एक अंग्रेज था जिसका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक, ये गठन सर जॉन का साइमन के नेतृत्व में
साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है और इस साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की जो समीक्षा करना। ठीक, साइमन कमीशन के संगठन यानी साइमन कमीशन गठन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक जो यहाँ पर संवैधानिक समीक्षा करें और उनको सुझाव दें कि भारत में किस प्रकार से भारतीयों को और ज्यादा छूट दिया जाए और उनको संविधान जो किस प्रकार से जो गवर्नर के कार्यकारिणी में उनको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दिया जाए और उनकी भागीदारी भारतीय शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। इस प्रकार से साइमन कमीशन भारत में आते हैं। तो इनका गठन हुआ था कब? 1927 में। लेकिन ये भारत कब आते हैं? ये दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, भारत 1928 में आता है। भारत 1928 में। अभी इंग्लैंड आज के समय में है कि 4-5 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले जो है आराम से चलते थे पानी वाली शिप से। ठीक, तो 1 महीने लग जाते थे, 2-3 महीने। तो 27 में गठन हुआ, 28 में भारत आया और जब भारत में आए तो इसका बहुत बढ़िया के साथ स्वागत किया गया। इतना बढ़िया जो है एकदम सारे लोग रोड के किनारे खड़े हो गए और रोड के किनारे खड़े होकर नारा लगाने लगे। कौन सा नारा था? इंग्लिश में नारा लगा रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक, तो इसका स्वागत कुछ इस प्रकार से हुआ कि साइमन वापस जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ हमें आ रहे हो कि संवैधानिक सुझाव देंगे, हमें कोई सुधार नहीं चाहिए, चुपचाप से यहाँ से वापस जाओ, साइमन गो बैक। और इसमें जो है साइमन गो बैक नारे में जो इसका विरोध पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे हुआ और साइमन आया तो इसके विरोध में सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ वो पंजाब में हुआ, जहां पर लाला लाजपत राय जो इस नारे में, इस आंदोलन में सबसे आगे थे और उसने साइमन गो बैक के नारे इतने तेजी के साथ, इतनी बुलंद तरीके से लगा रहे थे कि उनके पीछे बहुत सारे लोग जुड़ गए और बहुत सारे लोग जो है इसका बहुत जो है भयानक तरीके से विरोध करने लगे। अब इतने में वहां पर तैनात एक पुलिसकर्मी था जिसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने ये देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो वहां पर उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। जब लाठीचार्ज का आदेश होता है तो वहां पर लाठियां बरसने लगती हैं और इतने में लाला लाजपत राय के सर पे एक लाठी आके लगती है, लेकिन वो भी रुकने वाले नहीं थे। वो अपनी जो है फुल जोश के साथ वो लगे रहे, जो है आंदोलन में अपने लगे रहे और नारे लगाते रहे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और इसी वजह से उनके सर पे बहुत सारी लाठियां पड़ती हैं, यानी कई सारी लाठी पड़ने के पश्चात वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और फिर उन्हें उठा के ले जाया जाता है। और इसी लाठी लगने के वजह से कुछ समय के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाठी चार्ज का अब सोचिए कि 1919 में जो है डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वो अगर होते तो कितना भयानक मार खाते। तो डायर तो निकल लिए, लेकिन सैंडर्स ने केवल लाठी चार्ज का आदेश दिया था, केवल लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। और भगत सिंह, लाला लाजपत राय सब पंजाब के रहने वाले लोग थे और उसने जो है भगत सिंह ने देखा कि लाला लाजपत राय के को जो है इसमें यही सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया है और बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स को जो है उड़ा दिया। 2-3 लोग मिलकर सैंडर्स को मार देते हैं और सैंडर्स की मृत्यु के पश्चात अब हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे डीप में, साइमन कमीशन का गठन देखते हैं, उसके बाद में फिर कभी। तो साइमन कमीशन का गठन भारत में आते हैं और संवैधानिक, बस इसका संबंध यहाँ से है कि ये लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। इसी साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका जो है बदला भगत सिंह लेते हैं और सैंडर्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और बाद में फिर वो नेशनल असेंबली में जाते हैं, वहां पर एक धुआं वाला बम फेंकते हैं और बम फेंकने के पश्चात कागज में लिख देते हैं कि अगर हम इस छत पे आ सकते हैं, तुम्हारे असेंबली में घुस सकते हैं, धुआं वाला बम फोड़ सकते हैं, तो हम ऊपर से जो है बारूद वाला बम भी फोड़ सकते हैं, इसलिए अभी समझ जाओ अभी वक्त है, नहीं तो ऐसा ना करो कि हम जो है बारूद वाला बम लेकर आए हैं, जिस तरीके से हम ये लेकर आए हैं हम वो वाला लेकर आएंगे और छोड़ देंगे।
बारूद वाला छोड़ना चाहिए। ठीक, तो ये था साइमन कमीशन। उसके बाद में फिर जो है हम लोगों को एक अधिवेशन पढ़ना है, वो अधिवेशन है पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग कब होता है? पूर्ण स्वराज की मांग, साइमन कमीशन का विरोध होता है और पूर्ण स्वराज का मांग होता है। ठीक, अब ये पूर्ण स्वराज का मांग यानी अभी तक भारत में केवल और केवल ये मांग हो रहा था कि हमें हमारी शासन सत्ता में भागीदारी बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा पहली बार होता है भारत में कि पूर्ण स्वराज की मांग होता है। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग होता है कब? 1929 में। 1929 में एक लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। अच्छा, लाहौर इस समय वर्तमान में कहां पर है? सारे लोग जानते होंगे कि लाहौर इस समय पाकिस्तान में है, जो कि 1929 था तो लाहौर भारत का हिस्सा था। ऐसा ना सोचना कि पाकिस्तान में कैसे हो गया, अभी 1929 है, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। ठीक, तो 1929 में यानी लाहौर अधिवेशन होता है। इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए इन्होंने एक लक्ष्य रखा, कहा कि हम अपना देश 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण रूप से आजादी मनाएंगे। ठीक, इस लाहौर अधिवेशन में एक लक्ष्य रखा, क्योंकि अभी तक कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था। यहां पर एक लक्ष्य रखते हैं कि हम पूर्ण रूप से आजाद होंगे। ठीक, यानी हमें आजादी 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण रूप से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करा लेंगे और हम आजाद हो जाएंगे। तो इसके लिए लाहौर अधिवेशन होता है और इसमें अच्छा, इस लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1929 में होता है, लेकिन लक्ष्य रखते हैं 1930 का। ठीक, अच्छा, हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान भी लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, लेकिन हमारा संविधान बना कब था? तो हमारा संविधान बनके रेडी था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, हमारा संविधान बनके एकदम रेडी था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमारा संविधान लागू क्यों नहीं हुआ 26 नवंबर को? तो वो इसीलिए लागू नहीं हुआ कि 26 नवंबर को 2 महीने का वेट किया गया। वो इसीलिए कि ये जो हमारी पहली लक्ष्य था, आजादी की हमारी पहली लड़ाई थी, पहला लक्ष्य था, वो लक्ष्य हमारा था 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को हम भूल ना जाए इतिहास में, और इतिहास में ये सदा के लिए अमर हो जाए ये 26 जनवरी। इसलिए हम लोगों ने 2 महीने वेट करके 26 जनवरी को ही अपना संविधान लागू किया। ठीक, तो इस तरीके से जो है 26 जनवरी को भारत क्या होता है? एक लोकतांत्रिक यानी गणतांत्रिक देश बनता है। और इसीलिए जो है 26 नवंबर को हमारा संविधान बना था। संविधान दिवस इसलिए इस तारीख को मनाते हैं और गणतंत्र दिवस इस तारीख को मनाते हैं। ठीक, तो ये था गणतंत्र दिवस और ये था संविधान दिवस, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी भूल जाएंगे अगर संविधान दिवस नहीं मनाएंगे। क्योंकि हमारा संविधान बनके लागू हुआ था, 26 बनके तैयार हुआ था। ठीक, लागू हुआ था इधर, तो लागू हुआ तो इसलिए बोला गया कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और बन के तैयार हुआ इसलिए बोलते हैं कि संविधान दिवस है। ठीक, तो हमारा संविधान बनके रेडी हो गया था। कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनके लागू हो जो है पूर्ण हो गया था। उसके बाद में 2 महीने के वेट करने के पश्चात उसको लागू किया गया। ठीक, तो इस पे हम लोग बाद में आएंगे वापस। हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज की मांग, और ये लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्र हो जाएंगे। इसके लिए जो है पहली बार 1930 में वंदे मातरम गाया गया, 1929 में वंदे मातरम गाया गया इसी अधिवेशन के दौरान, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। ठीक, और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जो कि
देखे होंगे कि अगर छोटा आंदोलन भी होता है तो अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, तो वो तो आम बात हो चुकी है कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, वंदे मातरम गाया गया और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। ठीक, तो ये था पूर्ण स्वराज की मांग 1929। लेकिन अब 1929 में आए हम लोग, तो यहाँ पर धीरे धीरे फिर गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि एक जो है हमारा आंदोलन जो है कमजोर पड़ रहा है, लोग हमसे धीरे धीरे जो है आके जुड़ नहीं रहे हैं, लोगों के अंदर धीरे धीरे वो अलग हो रहे हैं। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना एक जो है एक ऐसा मुद्दा बनाया जाए, एक ऐसी रणनीति तैयार किया जाए कि भारत के सारे लोग आके हमसे जुड़े और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए। ठीक, तो इसके लिए गांधी जी ने एक दिमाग लगाया, कहा कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे पूरे भारत के लोग में जुड़े, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, सारे लोग आके हमसे जुड़े। तो गांधी जी ने एक मुद्दा बनाया, वो मुद्दा था नमक कर। उस समय नमक पर कर लिया जा रहा था। ठीक, तो वो था नमक कानून। नमक कानून, तो नमक कानून 1928 में भारत आया, गठन हुआ था 1927 में, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, फिर उसके बाद में नमक कर, नमक यात्रा भी कहीं कहीं मिलेगा, नमक जो आंदोलन मिलेगा, सबने अवज्ञा आंदोलन मिलेगा, ये सारी चीजें एक ही हैं, चाहे डांडी मार्च मिले। ठीक, लिख देते हैं डांडी मार्च, नमक यात्रा, नमक कानून या शबने अवज्ञा, ये सारी चीजें एक ही है। ठीक, ये मत समझना कि कहीं पर नमक यात्रा लिखा है तो नमक कानून अलग है, ये सारी चीजें एक है। डांडी मार्च भी वही है, नमक कानून भी वही है, नमक यात्रा भी वही है, सबने अवज्ञा आंदोलन भी एक ही चीज है, ये सारी एक चीजें हैं। ये घटना घटित हुई थी 1930 में। ठीक, 1930 में डांडी यार्च यानी गांधी जी ऐसा जो है रणनीति तैयार कर रहे थे कि देश का हर आदमी इनसे जो है एक आंदोलन के रूप में शामिल हो जाए। तो गांधी जी ने नमक को मुद्दा बनाया। नमक पे उस समय टैक्स लिया जा रहा था, तो गांधी जी ने दिमाग लगाया कि चलो नमक को जो है मुद्दा बनाते हैं, और कहा कि हम एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिसमें अंग्रेजों से कहेंगे कि नमक पे टैक्स नहीं देंगे, यानी नमक कर हटाओ। तो इसीलिए इसका जो है नाम पड़ा नमक यात्रा, क्योंकि यात्रा करके गए थे। डांडी मार्च, डांडी तक गए थे साबरमती से, और नमक कानून का उल्लंघन था, इसलिए नमक आंदोलन था, और इस पूरे का सम्मिलित रूप था सबने अवज्ञा आंदोलन। ठीक, नमक के लिए यात्रा किए थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा नमक यात्रा। साबरमती आश्रम से डांडी तक गए थे। ठीक, तो डांडी मार्च पड़ गया। तो गांधी जी ने मुद्दा बनाया कि नमक टैक्स, क्योंकि नमक हर गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति, नमक का प्रयोग सारे लोग करते हैं। तो गांधी जी ने सोचा अगर नमक को मुद्दा बनाएंगे तो सारे लोग हमसे जुड़ेंगे। तो गांधी जी ने नमक टैक्स जो लिया जा रहा था उसका, गांधी जी अंग्रेजों से कहा कि हम नमक टैक्स नहीं देंगे और नमक टैक्स को हटाइए। तो इसके लिए जो है उस समय गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन जो थे गवर्नर थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के इस नमक कानून के जो टैक्स ना देने की बात की गई, इससे वो मानते नहीं, कहते कि नहीं नमक टैक्स हम लेंगे और नमक टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो इससे गांधी जी कहते हैं नहीं, हम नमक जो है अगर आप नमक पर टैक्स नहीं हटाएंगे तो हम उस कानून का उल्लंघन करेंगे। ठीक, अब गांधी जी क्या करती हैं, इरविन भी झुकने को तैयार नहीं था, तो गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगी के साथ ये 12 मार्च 1930 को, 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से डांडी के लिए
निकलते हैं। ठीक, दांडी जो कि गुजरात में, साबरमती भी गुजरात में है और दांडी भी गुजरात में है, जो कि अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकलते हैं, क्योंकि दांडी पर जाएंगे तो वही नमक बनाएंगे। तो दांडी के लिए निकलते हैं, जिसमें 243 243 किलोमीटर की दूरी थी साबरमती से दांडी तक का। तो अपने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 243 किलोमीटर दूर दांडी मार्च करते हैं। ठीक, दांडी मार्च यानी चलना। तो दांडी के लिए निकलते हैं और पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, तो इसलिए गांधी जी का जो नमक यहाँ पर एक नंबर में आता है कि गांधी जी का जो नमक यात्रा था वो कितने दिन में पूरा हुआ। तो 24 दिन टाइम लगा था इसमें, क्योंकि 12 मार्च से 6 अप्रैल लगभग 24 दिन लगा था। ठीक, तो 24 दिन के बाद में गांधी जी साबरमती से दांडी तक पहुंचते हैं। ठीक, कितने सहयोगियों के साथ? तो 78 सहयोगियों के साथ। कितने किलोमीटर की दूरी चले थे? 243 किलोमीटर की दूरी चले थे। ठीक, कब चालू किए थे? 12 मार्च 1930 को। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इधर ही हैं। ठीक, तो अब गांधी जी वहां पर पहुंचते हैं। तो गांधी जी जब चले थे साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, तो रास्ते का डिस्टेंस 243 किलोमीटर था। डिस्टेंस काफी ज्यादा था। केवल 78 लोग चले थे और वहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग 1 लाख लोग हो गए। और गांधी जी जब 1 लाख लोगों की जो है पूरी भीड़ गांधी जी के साथ हो लिया आंदोलन करने के लिए कि आप नमक आंदोलन यानी नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, तो इसके लिए गांधी जी वहां पर जाते हैं और इरविन को एक सख्त निर्देश देते हैं कि अगर आप नमक टैक्स नहीं हटाएंगे तो, यानी एक बहुत कड़े आवाज में बात करते हैं कि हम जो है तुम्हारी फैक्ट्री पर हमला करेंगे और नमक का जो है नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। अब इरविन भी उस समय जो है डर जाता है कि गांधी जी कैसे वायलेंट हो गए, ये तो बिल्कुल जो है साइलेंट आदमी, अभी तक आंदोलन कर रहे थे, इनको क्या हो गया है। अब गांधी जी जाते हैं 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं, तो वही नमक को उबाल के नमक कानून बना के नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। अब इरविन को ये बात जो है बर्दाश्त नहीं होता है। अब वो गांधी जी को पकड़ लेता है। ठीक, अब 1930 में नमक कानून के उल्लंघन के आरोप में गांधी जी समेत उनके 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी समेत 1 लाख लोगों को, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको पकड़ लिया जाता है। इधर खान अब्दुल गफ्फार खान थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, इन सारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। और जितने लोग इनके 1 लाख लोग थे, उन 1 लाख लोगों की संपत्ति जब्त कर ली जाती है। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार करते हैं, यानी जो है लगभग 1 लाख लोग थे। बाकी भीड़ तो बहुत ज्यादा रही होगी और कुछ लोग तो जो है सबको नहीं पकड़ पाए होंगे, लेकिन 1 लाख लोगों का रिकॉर्ड है कि 1 लाख लोगों को पकड़ते हैं और सबकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं। और जब्त करने के पश्चात अब इसी बीच में यहाँ पर गांधी जी भी जेल में होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जेल में होते हैं और जितने बड़े बड़े नेता थे वो सारे लोग जेल में होते हैं। तो इसी बीच में अंग्रेज सरकार एक जो है सुझाव लाती है कि अब भारतीयों की प्रति थोड़ा जो है नॉर्मली से पेश आया जाए, जिससे कि भारतीय हमसे खुश हो जाएं और जो है जो हम उनको छूट दें, उस छूट की वजह से वो खुश हो जाएं हम पे और जो है वो विद्रोह ना करें, आंदोलन ना करें, और हम लोग उनको छूट देंगे और उनके ऊपर और ज्यादा शासन करेंगे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने एक जो है बढ़िया से रणनीति बनाया। रणनीति ये था कि यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का नाम था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक, उनका नाम था प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे
रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय। कौन सा डेट था? 1930। ठीक, तो 1930 में प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने भारतीयों को खुश करने के लिए एक जो है रणनीति बनाया। उस रणनीति को बोला गया गोलमेज सम्मेलन। ठीक, एक गोलमेज सम्मेलन बनाया गया। ठीक, एक गोलमेज बनाया गया, कुछ इस प्रकार से मेज था। तो इसको जो मेज ही उसका गोल था और इसको गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना भी गया। ठीक, आमतौर पर क्या होता है कि मेज कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, जो मेज इस प्रकार से होता है, इस मेज के किनारे जो इस साइड में बैठेगा उसको बोलते हैं कि वो जो है मुखिया है, यानी अध्यक्ष है। और इधर जो है उससे जो है निम्न अधिकारी बैठेंगे। ठीक, और जो इधर बैठेगा वो नेतृत्वकर्ता माना जाएगा, अध्यक्ष माना जाएगा। तो इससे के लिए अंग्रेजों ने कहा कि इस प्रकार की मेज पे भारतीयों को यहाँ बैठाएंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ पर ये सर्वाइवल है, यानी ये जो है सबसे उच्च अधिकारी हैं। तो इसके लिए कहा कि गोल मेज बनाओ और गोल मेज को भारतीयों को अपने बराबर बैठाओ, जिससे वो खुश हो जाएंगे कि देखो अंग्रेज आज हमसे जो है इतना ज्यादा जो हमारे प्रति उदार हो गए हैं कि देखो हमको अपने बराबरी बैठा रहे हैं। और ये अपने आप को ये भी नहीं कहते हैं कि हम इनसे सुपर हैं, यानी इनसे इनके अध्यक्ष हैं, बल्कि हमको एक बराबरी का दर्जा दिए हैं। और जो जो हम बात कहेंगे भारतीय वो मान लेंगे। लेकिन पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, जिसमें भारत की ओर से कोई गया ही नहीं। भारतीयों के लिए था कि भारतीयों को खुश करेंगे, दिमाग लगाया था बढ़िया से, लेकिन दिमाग इनका काम ही नहीं किया। भारत की ओर से कोई गया ही नहीं इस गोलमेज सम्मेलन में। ये लोग आए, अपने बैठे, चाय पानी पिए, चले गए, कोई गया ही नहीं। अब परेशान हुए, फोन किए इरविन के पास, कहा देखो भारत से किसी को तो भेजो, गोलमेज सम्मेलन यहाँ हो रहा है इंग्लैंड में और यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। अब ये भी जो है गांधी जी से रिक्वेस्ट करने लगे कि जो है नौकरी हमारी खतरे में है, किसी तरह जाइए, नहीं तो हमको नौकरी से निकाल देंगे। अब गांधी जी कह रहे थे हम जाएंगे नहीं, कि वहां जाने क्या मतलब है, हमको चाहिए आजादी। और वो आजादी के अलावा बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, बस केवल एक ही रट था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हमको आजादी चाहिए। अब हमें कोई छूट नहीं चाहिए, हमें नहीं डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें केवल चाहिए आजादी। और ये जो है इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। अब ये क्या करते हैं कि 1 लाख लोगों समेत गांधी जी को गिरफ्तार किए थे। अब ये फोन करते हैं कि तुम गांधी जी को पकड़ के रखे, वो आएंगे कैसे। अब ये गांधी जी को छोड़ते हैं और छोड़ने के पश्चात गांधी जी से एक समझौता करते हैं। गांधी जी से समझौता करते हैं, गांधी इरविन समझौता। ये समझौता होता है 5 मार्च 1930 को, 31 को होता है, सॉरी 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। समझौते में ये होता है कि ये कहते हैं इरविन कि देखो गांधी जी, हम आपको छोड़ रहे हैं, आपके सारे कैदियों को छोड़ रहे हैं, उनकी सारी संपत्ति को भी वापस कर रहे हैं। बस आपको करना इतना होगा कि जो हम 1 लाख लोगों को पकड़े हैं उन सबको छोड़ देंगे, उनकी सारी जमीनें जो जब्त किए थे सब कुछ वापस कर देंगे, जो इतना भी उनका पैसा खर्चा हुआ है हम सब कुछ दे देंगे। बस आपको करना ये है कि आप चले जाइए इस गोलमेज सम्मेलन में और भाग ले लीजिए। गांधी जी भी सोचते हैं चलो क्या करना है, केवल जाना ही तो है, अब बात मानू या ना मानू मेरी मर्जी है, ये कह रहे हैं जाने के लिए तो हम जाएंगे। तो गांधी जी क्या करते हैं कि नवंबर 1931 में गांधी जी निकलते हैं गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड। और इनके जो कुछ साथी समेत गांधी जी निकलते हैं एक जहाज से, जिस जहाज का नाम था राजपूताना। ठीक, राजपूताना जो है जहाज से निकलते हैं इंग्लैंड की ओर। और निकलते हैं, वहां पहुंचते हैं, गांधी जी बैठते हैं, सम्मेलन होता है। लेकिन अब अंग्रेज गांधी जी को बहुत मनाने का प्रयास किए कि देखो गांधी जी ऐसा है कि हम तुम्हें जो है बहुत ज्यादा छूट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। गांधी जी कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। कहा, अंग्रेजों ने कहा भी कि देखो गोलमेज सम्मेलन है, यहाँ पर सारे लोग बराबर हैं, यहाँ ना तो कोई जो है ना तो अंग्रेज जो है उच्च है, भारतीय जो है, एक बार तुमको भले ही ढकेल दिया गया था उसके लिए जो है सॉरी, लेकिन यहाँ पर सारे लोग बराबर हैं, भारतीय भी उतना ही बराबर है जितने अंग्रेज हैं, सारे लोग एक जैसे हैं। और
जो है अपना आंदोलन वापस जो है आंदोलन मत करिए। गांधी जी बैठे रहते हैं यहाँ से, फिर कोई बात नहीं होती है और गांधी जी इस आंदोलन को छोड़ के आते हैं। तो गए थे नवंबर 1931 में और पहुंचते हैं 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को पहुंचते हैं, 29 दिसंबर 1931 को पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद 29 दिसंबर को पहुंचते हैं और 30 दिसंबर को फिर गांधी जी कहते हैं 30